बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने कफ़ारा लेसन शुरू किया हुआ है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। मुंशी प्रेमचंद एक बहुत ही मशहूर जो है अफसाना निगार हैं। तो उनका बहुत ही मशहूर अफसाना हम लोगों ने पढ़ा जिसका नाम था कफ़ारा। कफ़ारा के अल्फाज मायनी के साथ उसके मशकी सवालात खुलासा पूरी डिटेल के साथ आपको समझाया भी गया है और आपको चैनल पर उसकी वीडियो अपलोड भी कर दी गई है। तो आज हमारा कफ़ारा का सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है इक़्तिबास की तशरीह। तो इक़्तिबास की तशरीह अक्सर तो बुक वालों ने जो है एक्सरसाइज में दे दिया है कि ये वाले इक़्तिबास की तशरीह करनी है, लेकिन इक़्तिबास की तशरीह कहीं से भी आ जाती है। कफ़ारा की जो एक्सरसाइज है उसमें कोई भी पैराग्राफ नहीं दिया गया, लेकिन इक़्तिबास के हवाले से कफ़ारा लेसन जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का जब भी कोई अफसाना आपकी बुक में शामिल होगा तो इसका मतलब यही है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जो है वो बहुत मशहूर अफसाना निगार हैं। तो आज हम लोग इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। इक़्तिबास की तशरीह सफ़ा नंबर 36 का आखिरी पैराग्राफ है और वो पैराग्राफ जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, जब सबूत चंदर जो हैं वो आए हैं और नई जगह पे तैनात होने के लिए आए हैं और बहुत सारे लोग उनके इस्तकबाल के लिए ऑफिस के बंदे और साथ मदारी लाल भी गया हुआ है और वहाँ पर जो है चपड़ासी एक जो है वो क्या बातें कर रहा है, इसके बारे में लास्ट पैराग्राफ है सफ़ा नंबर 36 का। सबसे पहले जब आप पैराग्राफ लिखते हैं इसी तरह से आप लिखेंगे कि पहला पूरा पैराग्राफ लिखने की ज़रूरत नहीं है। पेपर्स में भी ये बिल्कुल पेपर्स में जिस तरह आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है उसी के मुताबिक आपको यहाँ लिखवाया गया है। एक चरब ज़ुबान यहाँ से लेके दरमियान में आप डॉट्स लगाएंगे और अहम एंड पे आखिरी 3 अल्फाज लिखवाएंगे, चश्म पोशी फरमाइएगा। अब ये वो पैराग्राफ है जो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, जिसके हम इक़्तिबास की तशरीह करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इक़्तिबास की जो तशरीह है उसके कितने हिस्से होते हैं। इक़्तिबास की तशरीह के 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला है हवाला मतन और नंबर 2 है खत कशीदा अल्फाज के मायनी और नंबर 3 है तशरीह। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर बहुत मेन नंबर हैं। अगर आप तशरीह करना सीख जाते हैं और अच्छे तरीके से तशरीह कर लेते हैं तो आपको 10 में से 10 नंबर पूरे जो हैं ये मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हवाला मतन में क्या-क्या आता है। हवाला मतन में आता है सबक का उन्वान, वो है कफ़ारा, मुसन्निफ का नाम वो है मुंशी प्रेमचंद। अब ये ज़हन में रखें कि अकेला प्रेमचंद आप नहीं लिखेंगे, जो भी मुसन्निफ आपके बुक में शामिल हैं उनके आप पूरा-पूरा नाम लिखेंगे, जो कि मुसन्निफों के तारुफ में जो ऊपर नाम दिया गया है वही होगा। तो मुंशी प्रेमचंद, इसके बाद सिन्फ, सिन्फ कहते हैं क्या किस्म हम पढ़ रहे हैं, अफसाना पढ़ रहे हैं, नॉवल पढ़ रहे हैं, ड्रामा पढ़ रहे हैं, हम अफसाना पढ़ रहे हैं इस वक़्त। और माखिज़ कहते हैं कि मुंशी प्रेमचंद की कौन-सी किताब से ये लेसन लिया गया है। कि ये प्रेम चालीसी में से लिया गया है। लेकिन अगर आप मार्क्स ट्यूशन देखें तो मार्क्स ट्यूशन सिर्फ आपको इसका मिलेगा 1 नंबर और इसका 1 नंबर मिलेगा। ये दोनों जो हैं ये आपके सिर्फ अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए है कि चेकर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा कि बच्चे को सबक बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो वरना आपको नंबर जो है सबक का उन्वान का 1 नंबर होगा और मुसन्निफ का नाम का 1 नंबर होगा, लेकिन ज़हन में रखें कि सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम में एक नुक्ते की भी गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक आपने लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद है खत कशीदा अल्फाज के मायने। ये भी बहुत आसान हो गए, आपको सिर्फ 3 जो हैं वो अल्फाज के मायने लिखने हैं। वैसे तो इस पैराग्राफ में बहुत सारे मायने हैं, लेकिन हमने ज़ाहिर है 3 जो हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चूज़ करने थे, तो इस वजह से हम लोगों ने 3 मायने लिखे हैं। इसी तरह खत कशीदा अल्फाज के मायने की हेडिंग आप अलहदा से लिखेंगे। ये इसका सेकंड पोर्शन है। पहला पोर्शन हवाला मतन, दूसरा खत कशीदा अल्फाज के मायने। अल्फाज और मायने की हेडिंग देंगे। कत्ल अमकान का मतलब है जहां तक मुमकिन हो सके। सहव हो जाए का मतलब है गलती करना। चश्म पोशी का मतलब है माफ करना या नजरअंदाज करना। इस तरह से 3 नंबर हमारे ये हो गए और हवाला मतन के 2 नंबर हो गए, तो 5 नंबर हमारे जो हैं इस पोर्शन के कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके बाद हमारा अगला पोर्शन है तशरीह का। इसमें हम लोग जो हैं अब तशरीह लिखेंगे। जी, तो स्टूडेंट जो तशरीह है ये कितने मार्क्स की है? तशरीह का जो पोर्शन है ये 5 मार्क्स का है। इस तरह से आपके टोटल नंबर हो गए 10। 2 मार्क्स का हवाला मतन, 3 मार्क्स के खत कशीदा अल्फाज के मायने और 5 मार्क्स की तशरीह।
अब आप देखें कि तशरीह के मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं 5 मार्क्स के, इस वजह से तशरीह जो है आपने बहुत डिटेल के साथ बहुत खोल कर बयान करनी है। सबसे पहले हमने देखना है कि तशरीह शुरू कैसे करेंगे। जो भी आपको पैराग्राफ दिया गया है, जैसे ये सेकंड पेज का लास्ट पैराग्राफ है जिसकी हम तशरीह करने लगे हैं, उस पैराग्राफ से पहले-पहले चैप्टर में क्या हुआ है उसको हम मुख्तसरन बयान करेंगे। तशरीह के अंदर आप कोई भी हवालाजात भी लिख सकते हैं, कोई भी जो है ज़रबुल मिसल भी लिख सकते हैं और इसके अलावा आप कोई शेर भी लिख सकते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें ऐड भी की हैं। अभी तशरीह हम पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने तशरीह किस तरीके से करनी है और उसको आपने कैसे मुकम्मल करना है। शामिल निसाब सबक का फारा मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमुआ प्रेम चालीसी से माखूज है। इस अफसाने में मुंशी प्रेमचंद ने दो हम जमात की कहानी बयान की है। सबूत चंदर ज़हीन काबिल और खुश इखलाक इंसान था, जबकि मदारी लाल साजिशी, नालायक और शरपसंद था। मदारी लाल हमेशा सबूत चंदर की कामयाबियों से नाराज रहता था, इसीलिए वो इस पर गलत इल्जाम लगाता, बदनाम करता ताकि वो रुसवा हो। जिंदगी आगे बढ़ी तो सबूत चंदर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सेक्रेटरी, जबकि मदारी लाल हेड क्लर्क भर्ती हुआ और आज इतने सालों बाद सबूत सेक्रेटरी के ओहदे पर नाफिज होकर इस शहर आ गया जहां हेड क्लर्क मदारी लाल था। मदारी लाल ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उसे लगता था कि सबूत चंदर अब उससे सारे पुराने बदले लेगा। क्योंकि मदारी लाल खुद एक साजिशी शख्स था, इसलिए उसको लगता था कि सारी दुनिया भी उस जैसी है। आम मुआशरे में भी आप देखें तो ऐसा ही है, जो शख्स जिस तरह का शरपसंद होता है उसको लगता है सारी दुनिया उसी तरह शरपसंद है। इसी तरह मदारी लाल को भी यही लगता था। उसको लगा कि अब सबूत भी उससे पुराने बदले लेगा, स्कूल के ज़माने के बदले लेगा, इसीलिए वो बदले की आग में जल रहा था, वरना उसका तो काम हमेशा यही रहा था। इसके बाद रेलिवेंट शेर लिखेंगे, जी तो चाहता है आग लगा के दिल को, फिर कहीं दूर खड़ा होके तमाशा देखूं। जलन और हसद की तकलीफ से निकलकर जब मदारी लाल के हवास बहाल हुए तो उसने दफ्तर के तमाम लोगों को इकट्ठा करके सबूत के बारे में बताते हुए कहा कि सबूत बहुत मगरूर, गुस्सावर और बदमिजाज शख्स है। वो सबसे अपने जाती काम करवाएंगे, अब किसी की कोई होशियारी नहीं चलेगी। सबूत चंदर जब एक हफ्ते बाद आए तो स्टेशन पर सबने उनका इस्तकबाल किया। मदारी लाल तो समझा था कि ये बसरा में ही मरकब गया होगा, मगर वो सही सलामत उसके सामने खड़ा था। सबूत तो मदारी लाल को देखकर बहुत खुश हुआ और उसे बसरा और फ्रांस के किस्से सुनाते हुए अय्याशियों की कहानियां सुनाता रहा। मगर मदारी लाल के दिल पर बर्छियां चल रही थीं कि मैंने 500 बिना इकट्ठे किए और ये 25,000 उड़ा आया। उसके बाद फिर हम रेलिवेंट शेर लिखेंगे, आग का क्या है पल दो पल में लगती है, बुझते बुझते एक जमाना लगता है। और हासदों के बारे में ये शेर लिखा गया है और बिल्कुल ठीक लिखा गया है। हसद की आग में जलने वाले जो हैं वो क्यामत तक जलते ही रहते हैं, और ना सिर्फ उस आग में वो खुद जलते हैं बल्कि वो बाकी दुनिया को भी जलाकर राख कर देते हैं। सबूत ने दफ्तर के सारे लोगों का शुक्रिया अदा किया और सबको बताया कि हेड क्लर्क मेरे बचपन के दोस्त हैं। अब उसके दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी सबूत के, इसी वजह से उसने तो खुशी खुशी सबको बताया कि ये तो मेरे बचपन के दोस्त हैं। एक जुबान दराज क्लर्क ने फौरन मौके का फायदा उठाते हुए कहा कि सेक्रेटरी साहब, आप हमारे नए ऑफिसर हैं, हम सब आपके फर्मा बरदार रहेंगे। आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। हमारी भी जहां तक मुमकिन हो सके यही कोशिश होगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दें और हर काम आपकी तवक्को के मुताबिक हो। मगर फिर भी आखिर हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती हैं, क्योंकि कहा जाता है इंसान तो खता का पुतला है। इस तरह से कोई भी मुहावरा, कोई भी ज़रबुल मिसल आप दरमियान में लिख सकते हैं। इसलिए हम सबसे गलतियां हो ही जाती हैं, मगर ऑफिसर साहब, अगर कभी हमसे कोई गलती हो जाए या काम में कोई कोताही हो जाए तो आप भी उसे नजरअंदाज कर दीजिएगा, इसलिए कि अब आप ही हमारे सरपरस्त, निगरान और बुजुर्ग हैं। तो बड़े होने के नाते आपका भी फर्ज है कि हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर दें या मुआफी कर दें। तो ये हम सब के हक में बेहतर होगा। इस तरह जुबान दराज क्लर्क ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने मतलब की बात कह दी। सबूत ने उनको तसल्ली देते हुए कहा कि आप नेक नियति और तनदही से काम करें तो मैं आपके साथ दोस्तों की तरह
रहूँगा। सब लोग सबूत की तारीफ़ें करने लगे तो मदारी लाल ने कहा कि खाने के दाँत और दिखाने के और हैं, ये तो वक़्त गुज़रने के बाद ही पता चलेगा। अब यहाँ तक जो है क्योंकि सबूत के बारे में जो है मदारी लाल ने लोगों को बहुत डरा दिया था, इसलिए क्लर्कों ने पहले ही उससे जो है एक किस्म का माफ़ीनामा लिखवा दिया कि हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा। लेकिन आगे जाके क्या होगा? क्या सबूत अपने इखलाक से उन सबको मुतासिर कर पाएगा? और क्या सबूत का अच्छा इखलाक जो है वो उसके काम आएगा, या मदारी लाल की चालाकियाँ, होशियारियाँ जो हैं वो उसमें कामयाब हो जाएगा? इसके लिए हम वन बाय वन एक-एक करके आपको पैराग्राफ जो हैं वो करवाएँगे। फिलहाल जो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ था वो हमने आपको करवा दिया है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है और इंशाल्लाह आपको वन बाय वन और इक़्तिबासात की तशरीह भी करवाई जाएगी। लेकिन कल से हमारा अगला लेसन शुरू हो रहा है क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड है कि हमें जल्द से जल्द जो है बुक ख़त्म करवाई जाए। तो इस वजह से आपका अगला लेसन जो है इंशाल्लाह कल से शुरू हो जाएगा। तो इक़्तिबास की तशरीह हम वक़्त के साथ-साथ आपको मुख्तलिफ लेसन्स के इम्पोर्टेंट इक़्तिबासात की तशरीह जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम होंगे वो हम आपको करवाते चले जाएँगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन जो है वो समझ आ गया होगा। आज हमारा कफ़ारा जो है अमली तौर पे तकरीबन एंड हो गया, लेकिन इक़्तिबासात की तशरीहात जो हैं ये हम आपको आगे से आगे वक़्त के साथ-साथ करवाते जाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।